नमस्कार साथियों, सुपर सेंचुरी एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर मनोज यादव आज आपके साथ बात करने वाला हूँ संविधान की एक आधारभूत संरचना की। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि जहाँ संविधान लागू होता है उसे क्या कहते हैं। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि यदि कोई राज्य होगा, मैं बात प्रांत की नहीं कर रहा हूँ, यहाँ राज्य की संकल्पना एक बहुत बड़ी संकल्पना है। जहाँ कोई राज्य होगा वहाँ जो है सभी राजनीतिक क्रियाकलाप संपन्न किए जाएंगे। तो राज्य की अगर हम बात करें तो एक मूर्त रूप होता है और एक अमूर्त रूप होता है। जैसे कि आप बात करें कि उत्तर प्रदेश एक राज्य, तो उत्तर प्रदेश क्या है, एक मूर्त रूप है, उसका क्षेत्रफल है, उसकी जनसंख्या है। लेकिन मैं जिस राज्य की बात कर रहा हूँ जहाँ पर सभी जो है क्रियाएं संपन्न की जाएंगी, राजनीतिक क्रियाएं, वह राज्य स्टेट या प्रांत नहीं होगा। जो है वह एक राज्य की ऐसी संकल्पना होगी जो कि देश को निरूपित करेगा और वहाँ वह एक मूर्त रूप ना लेकर के एक अमूर्त रूप लेगा। इसके 4 तत्व होंगे। अगर हम बात करें राज्य के कितने तत्व होते हैं तो उसके मुख्यतः 4 तत्व होते हैं। सबसे पहला भौगोलिक क्षेत्र। तो कोई भी राज्य होगा तो उसका एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होगा। उस भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत ही वह अपनी जो है सभी राजनीतिक क्रियाएं संपन्न कर पाएगा। दूसरा, जनसंख्या होनी चाहिए। दूसरा तत्व है जनसंख्या। तो जब जनसंख्या होगी तो लोग, जो अब्राहम लिंकन ने एक परिभाषा दी कि जनता का शासन जनता द्वारा जनता के लिए, तब वो सार्थक होगी। अगर आप बात करें कि सियाचिन ग्लेशियर, जिसे हम शीत मरुस्थल कहते हैं, या सहारा मरुस्थल या थार रेगिस्तान, अगर हम वहाँ की बात करेंगे तो वहाँ जनसंख्या नहीं है, तो शासन प्रशासन किसके ऊपर चलेगा? नहीं चल सकता। तीसरा तत्व है सरकार। सरकार किसी भी राज्य का एक मूर्त रूप होता है। सरकार का विभिन्न जो है अंग होंगे, वह कार्य करेंगे। एक पूरी संरचनात्मक व्यवस्था होगी जो कि आम जन के लिए जो है एक कल्याणकारी राज्य की भांति कार्य करेगी। चौथा तत्व जो है संप्रभुता या प्रभुसत्ता, जिसे हम इंग्लिश में सॉवरेनिटी कहते हैं। एक निश्चित भूभाग के अंतर्गत वहाँ की जो जनता द्वारा चुनी गई सरकार है, वह किसी भी तरीके का निर्णय लेने में सक्षम हो, चाहे रक्षा क्षेत्र हो, चाहे विदेशी वार्तालाप करना हो, चाहे कोई भी, तो उसे संप्रभु सरकार कहा जाता है। अगर वह किसी के अधीन है तो उसे संप्रभु नहीं कहेंगे। एक राज्य के 4 ये तत्व हैं: निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, जनसंख्या, सरकार, अगला है आपका जो है संप्रभुता। अब चलिए समझते हैं कि नेशन और कंट्री में क्या अंतर है। अगर हम बात करें कंट्री की, तो इंडिया के लिए वर्ड यूज किया जाता है, इंडिया इज अ कंट्री। वहीं अगर चाइना के लिए कहा जाए तो चाइना या नेशन शब्द यूज करते हैं हम जब ये वाक्य प्रयोग होगा। या जर्मनी के लिए नेशन वर्ड यूज किया जाता है। फ्रांस के लिए एक नेशन वर्ड यूज किया जाता है, जहां से अभी हमने राफेल खरीदा है। तो इसका संकल्पना क्या है इसकी, तो मैं आपको बता दूं, जहां विभिन्न समुदायों के बीच अगर हम बात करें कंट्री के लिए, तो एक वह राष्ट्र या वह देश जहां पर सांस्कृतिक, भाषाई और नृजातीय विविधताएं पाई जाएं, उसके लिए हम कंट्री शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम भारत में देखें कि कन्याकुमारी के जो लोग हैं वो अलग, वहीं असम के लोग
खान पान, पहनावा, वेशभूषा सभी अलग है, भाषागत विविधता है उनमें। तो भारत में विविध भाषाएं, विविध क्षेत्रीयताएं हैं, तो वहाँ जो है कंट्री वर्ड यूज किया जाता है। जबकि अगर हम बात करें नेशन के लिए, तो जहाँ एक धर्म, एक भाषा और एक ही निर्जातीयता के लोग निवास कर रहे हो, उसे नेशन कहा जाएगा। जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, चीन है। चलिए अगली संकल्पना जानते हैं कि शासन के अंग क्या हैं। तो शासन के प्रमुखतः 3 अंग माने गए हैं, विधायिका, अगला कार्यपालिका और अंतिम और तीसरा न्यायपालिका। जब हम बात करें विधायिका की, तो विधि मतलब होता है, विधि मीन्स कानून, जो कानून का निर्माण करे उसे विधायिका कहा जाता है। और जो उस बनाए गए कानून का प्रयोग करे या उसका अनुप्रयोग करते हुए शासन को संपन्न करे, चलाए, उसे कार्यपालिका कहा जाता है। और विधायिका द्वारा बनाए गए कानून और कार्यपालिका द्वारा अनुप्रयोग किए गए कानून की न्यायप्रियता की जांच करने वाला न्यायपालिका कहलाती है। जो वह ये जांच करती है कि विधायिका ने जो कानून बनाया है वो निष्पक्ष है, सभी के लिए समान रूप से लागू है कि नहीं, या कार्यपालिका ने जो इसको नियम को जो लागू किया है क्या वो सभी के लिए हितकारी है या नहीं है। तब जो है उसके लिए क्या कहा जाएगा कि यह जो है न्यायप्रिय है। तो शासन के ये 3 प्रमुख अंग हैं। विधायिका, अगर हम बात करें भारत में विधायिका का क्या स्तर है, तो एक विधायिका केंद्र में होती है जिसे संसद कहा जाता है। संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अगर हम बात करें राज्य के अंतर्गत, तो राज्य में 2 तरीके से वो रहते हैं, 2 अंग होते हैं इसके, राज्यपाल और विधानसभा। कुछ राज्यों में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद का, जैसे जहां विधान परिषद का सृजन किया गया है वहां इसका अंग होती है, लेकिन सभी भारतीय राज्यों में नहीं है। अगर हम कार्यपालिका की बात करें तो 2 तरीके की कार्यपालिका जो रहती है, एक वास्तविक और एक नाम मात्र की। क्योंकि भारत ने जिस प्रणाली को अपनाया है वो अध्यक्षीय प्रणाली नहीं है, वह शासनात्मक जो है संसदात्मक प्रणाली है। तो संसदीय प्रणाली में भारत का जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र का प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है। ऐसे ही हम जब राज्य में देखते हैं तो राज्यपाल नाम मात्र का प्रमुख होता है, वहीं मुख्यमंत्री जो है वास्तविक प्रमुख होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो आपकी विधायिका है और कार्यपालिका। जब अगर हम बात करें न्यायपालिका के, तो उसके जो सर्वोच्च, जब हम उसका हायरार्की या पद सोपान क्रम देखेंगे, तो उस पद सोपान क्रम में जो सबसे ऊपर है वह है आपका उच्चतम न्यायालय। ध्यान रखिएगा, सर्वोच्चतम शब्द यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि इस शब्द का जो प्रयोग है वो मीडिया द्वारा किया गया है। संवैधानिक जो शब्द है वो उच्चतम है, उसके बाद उच्च न्यायालय और उसके बाद जो है जिला न्यायालय आता है। अब क्योंकि स्थानीय स्वशासन की भी संकल्पना आई तो ग्राम न्यायालय भी बनाए जाने लगे। तो इस तरीके से न्यायपालिका के जब सर्वोच्च क्रम की बात पूछी जाती है तो उसके सर्वोच्च क्रम पे कौन होता है? उच्चतम। शासन के ये तीनों अंग मिलकर के संपन्न करते हैं सरकार को। तो अगर हम बात करें भारत में लोकतंत्र के कितने स्तंभ हैं, तो भारत में लोकतंत्र के 3 स्तंभ मुख्य रूप से माने जाते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया को। ये कहा जाता है कि जो मीडिया है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है।